Hello students, welcome to online video class. Today we will discuss about new topic medieval period Muslim education system. मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है एंशिएंट एजुकेशन, सेकेंड है मेडाइवल एजुकेशन एंड थर्ड मॉडर्न एजुकेशन। एंशिएंट एजुकेशन प्राचीन शिक्षा में वैदिक और बौद्ध शिक्षा के बारे में हमने देखा। वैदिक और बौद्ध शिक्षा प्रणाली के विभिन्न पक्षों से हमें पता चलता है कि यह सिर्फ भारत का ही नहीं विश्व की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली मानी जाती थी। तो क्या कारण था कि भारत में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली की शुरुआत होती है? अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत सदैव से मुस्लिम और विदेशी शासकों के आकर्षण का केंद्र था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत में सोने, चांदी और विभिन्न प्रकार के खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। यही कारण थे कि भारत में सदैव से विदेशी आक्रमण होते रहे। अगर भारत में देखा जाए तो सबसे पहले आपका पर्शिया, जो वर्तमान ईरान है, उसने आक्रमण किया। उसके बाद भारत में विश्व विजेता सिकंदर ने भी आक्रमण किया, परंतु अंतिम समय में उसके सैनिकों ने युद्ध करने से मना कर दिया। उसके बाद भारत में हुनों का आक्रमण होता है। लेकिन 12वीं शताब्दी में भारत के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना होती है, जिसमें मोहम्मद गौरी, जो अफ़गान का शासक था, उसने भारत में 11 बार आक्रमण करता है, परंतु हर बार पराजित होकर अपने स्वदेश लौट जाता है। 12वीं बार में उसकी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में निर्णायक युद्ध होता है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं और मोहम्मद गौरी विजयी होकर यहाँ से खनिज संपदा, सोने चांदी लूटकर अपने स्वदेश लौट जाते हैं और अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ दिल्ली का शासक बनाकर चले जाते हैं। यहीं से भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत होती है। इतिहासकारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के वंश को गुलाम वंश की संज्ञा दी। गुलाम वंश के बाद भारत में क्रमशः खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और मुगल वंश का शासन होता है। इस तरह से भारत के इतिहास में मुस्लिम काल की शुरुआत होती है। मुस्लिम काल को 1200 एडी से 1700 एडी तक माना जाता है। कहीं कहीं 1200 से 1800 तक के काल को मध्यकाल की संज्ञा दी जाती है। तो भारत में मेडिवल पीरियड 1200 एडी से 1700 एडी तक होता है। इन 500 वर्षों तक के काल को भारत में मुस्लिम काल भी कहा जाता है। यह जो काल है भारत के इतिहास में अंधकार के काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मुस्लिम सभ्यता संस्कृति के विकास से भारतीय सभ्यता बहुत नष्ट हो जाती है। ये जो मुस्लिम आए थे, ये अपने साथ अपने धर्म और संस्कृति को लेकर भी आए थे और ये भारत पर शासन करने की दृष्टि से आए थे। पहले जो आक्रमण होते थे वो सिर्फ लूटपाट की दृष्टि से होते थे, लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में शासन करता है, उसके बाद और भी जो वंश होते हैं मुस्लिम वंश, वो भारत में शासन की दृष्टि से आक्रमण करते हैं। तो ये जो आते हैं तो अपने साथ अपनी सभ्यता और संस्कृति को लेकर आते हैं और अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार भी किया।
अपने सभ्यता और संस्कृति के प्रचार के उद्देश्य से इन्होंने 2 कार्य किए। सबसे पहले कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नष्ट कर दिए, और सेकेंड था इस्लाम धर्म और सभ्यता संस्कृति का प्रचार किए। तो पहले कार्य के लिए, जिसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति का नष्ट करने के लिए इन्होंने शक्ति का प्रयोग किया, पावर का यूज किया, और सेकेंड अपने सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने एजुकेशन, शिक्षा को माध्यम बनाया। इस तरह से मुस्लिम काल में मुस्लिमों के द्वारा जिस शिक्षा प्रणाली का विकास होता है उसे हम मुस्लिम शिक्षा प्रणाली कहते हैं। इस तरह से भारत के इतिहास में मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का विकास होता है। मुस्लिम जो थे वो सबसे पहले अपने शासक कुतुबुद्दीन जो हुए, उन्होंने सबसे पहले अपने सेनापति बख्तियार खिलजी को बौद्धों के जो प्रमुख विश्वविद्यालय थे, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उन सभी को नष्ट और जलवा देने का आज्ञा दिया, जिसके कारण जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली के प्रमुख केंद्र थे वो नष्ट हो गए, और जो शिक्षक थे, बौद्ध शिक्षण का कार्य करते थे, उन्होंने उनकी हत्या करवा दी। इस तरह से भारत में बौद्ध शिक्षा प्रणाली निष्क्रिय हो जाती है। लेकिन जो वैदिक शिक्षा प्रणाली थी, उसके जो केंद्र थे वो बहुत विशाल नहीं थे, और न उसमें कोई चमक धमक थी, तो वो निरंतर चलती रही। तो इस कारण भारत में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के साथ साथ वैदिक शिक्षा प्रणाली भी की शुरुआत या बोलेंगे धीरे धीरे वो निरंतर चलती रही। तो इस तरह से मुस्लिम बादशाहों ने चाहकर भी वैदिक शिक्षा प्रणाली को नष्ट नहीं कर पाए। इस तरह भारत में मध्यकाल में 2 शिक्षा प्रणालियाँ समांतर रूप से चली, एक वैदिक शिक्षा प्रणाली और दूसरा मुस्लिम शिक्षा प्रणाली। यह बात है कि मुस्लिम काल की जो वैदिक शिक्षा प्रणाली थी वो वैदिक काल की जो शिक्षा प्रणाली से थोड़ा सा अलग थी, क्योंकि उतने ज़्यादा जो भारत के लोग थे वो वैदिक शिक्षा के प्रति निष्क्रिय बने रहे, क्योंकि मुस्लिम जो थे वो क्रूरतापूर्वक हिंदू को मुस्लिम बनाने की होड़ में लगे हुए थे। इसलिए वो लोग ना हम शिक्षा लेंगे ना हम मुस्लिम बनेंगे, ऐसा वो लोग कहकर कम ही लोग शिक्षा के प्रति आकर्षित हुए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुस्लिम काल में 2 शिक्षा प्रणालियाँ शुरू हुई, एक मुस्लिम शिक्षा प्रणाली और एक वैदिक शिक्षा प्रणाली। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के समांतर चलती रही। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि भारत में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या उसकी विशेषताएं थी, ये सब हम अब देखेंगे। तो जैसा कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में शिक्षा को बहुत ही फोकस किया गया था। शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था, जैसे वैदिक शिक्षा में मोक्ष प्राप्त करना, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में निर्वाण की प्राप्ति करना, वैसे ही मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख उद्देश्य था निजात की प्राप्ति करना। निजात का अर्थ भी मोक्ष प्राप्त करना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में भी शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों पे फोकस किया गया था। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का क्या अर्थ होता है। मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अर्थ अगर हम देखें मुस्लिम काल में, तो शिक्षा को ज्ञान का पर्याय माना गया है, और शिक्षा से तात्पर्य केवल मकतब और मदरसों में दिए जाने वाले ज्ञान से ही माना जाता था। यह शिक्षा का संकुचित अर्थ था, मतलब नैरो था। संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ वह था जो मकतब और मदरसों में ज्ञान दिया जाता है। और शिक्षा का अगर व्यापक अर्थ में हम देखते हैं कि शिक्षा के द्वारा ही निजात की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से मुस्लिम काल में शिक्षा का अर्थ मकतब और मदरसों में दिए जाने वाले ज्ञान से लगाया जाता था। जो मोहम्मद साहब थे, मुस्लिमों के प्रमुख
गुरु, उनका कहना था कि शिक्षा बहुत ही पवित्र चीज़ होती है और उन्होंने इसे शहीदों के खून से भी अधिक पाक बताया है। उनका कहना था कि अपने बच्चों को दान देने से अच्छा है कि अपने बच्चों को शिक्षा दी जाए। तो उन्होंने इस तरह से शिक्षा पे फोकस किया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि हमारे देश में मध्यकाल में मुस्लिम शासकों के सहयोग से एक नई शिक्षा प्रणाली का विकास होता है, जिसे मुस्लिम शिक्षा प्रणाली कहते हैं। इस शिक्षा के निम्न विशेषताएं थी। सबसे पहले हम देखेंगे इसका शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। इसमें फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि जो शिक्षा थी वो उस पर राज्य का परोक्ष नियंत्रण था, स्टेट इनडायरेक्ट कंट्रोल। इस काल में सभी मुसलमान बादशाहों ने इस्लाम धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए मकतब और मदरसों का निर्माण कराया था, उन्हें आर्थिक सहायता दी थी और अपने शासन के अनुसार शिक्षा के प्रति कार्य भी किया था। इस हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा पर राज्य का परोक्ष नियंत्रण था। जो भी मुस्लिम शासक हुए वे अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए तथा भारतीय सभ्यता और संस्कृति को विध्वंस करने के लिए शिक्षा को प्रमुख हथियार बनाया। इसके लिए तो राज्य का तो परोक्ष नियंत्रण होना चाहिए ही था, इसलिए उन्होंने मकतब और मदरसों का निर्माण कर शिक्षा को सुचारू रूप से चलाया। सेकेंड हम देखेंगे फ्री एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली की एक मुख्य विशेषता या अभिलक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हम बोल सकते हैं कि फ्री एजुकेशन था। विदेशी मुस्लिम शासनकाल में मकतब और मदरसों में छात्रों को किसी प्रकार से फ़ी नहीं देना होता था। मदरसों में छात्रावास हॉस्टल की व्यवस्था थी, उसमें उन लोगों को फ्री में भोजन और वस्त्र दिए जाते थे। इस तरह से निःशुल्क शिक्षा होने के साथ साथ उन्हें भोजन और वस्त्र भी निःशुल्क दिए जाते थे। इस तरह से शिक्षा जो थी वो पूरी तरह से निःशुल्क थी। थर्ड हम देखेंगे आय के मुख्य स्रोत राज्य सहायता, मेन सोर्स ऑफ इनकम स्टेट असिस्टेंस। इसमें मुस्लिम काल के जो सभी बादशाह ने मकतब और मदरसों को आर्थिक सहायता दी। शासन में उच्च पदों पर आसीन लोग इन्हें आर्थिक सहायता देते थे। मतलब जो शासक होते थे वो तो सहायता करते ही थे, साथ में जो शासन कार्य में के ऊंचे पदों पे थे वो लोग भी मकतब और मदरसों में शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देते थे। इस्लाम प्रेमी भी इस कार्य में पीछे नहीं रहे। जो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे उन लोगों ने भी शिक्षा पे खर्च करने के लिए राशि देते थे। इस तरह से वो मकतब और मदरसों को चलाना अपना पवित्र कार्य भी समझते थे। जो शासक थे और जो शासन कार्य से ऊंचे पदों पे आसीन लोग थे, साथ ही जो इस्लाम धर्म के मानते थे, सभी ने शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धनराशि देते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि मुस्लिम काल में जो शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त है उसमें राज्य का परोक्ष नियंत्रण था, निःशुल्क शिक्षा थी और आय का मुख्य स्रोत राज्य सहायता था। जबकि वैदिक और बौद्ध एजुकेशन सिस्टम में ये नहीं था। शिक्षा का जो मुख्य आय का स्रोत था वो भिक्षाटन और दक्षिणा के द्वारा चलता था। लेकिन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता थी कि शिक्षा की आय का मुख्य स्रोत राज्य सहायता थी। इस तरह से हम देखते हैं कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली की अनेक विशेषताएं थी। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का अर्थ भी हमने आज देखा और इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को भी हमने देखा। आई होप कि आप लोगों को ये न्यू टॉपिक इस्लामिक एजुकेशन इस्लाम मुस्लिम शिक्षा आप लोगों को समझ में आ गया हो। थैंक यू।